चलिए हम केमिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ आए हैं, मेटलर्जी, धातुक्रम। अब देखिए धातुक्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत आसान आसान क्वेश्चन ऊपर से ही पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस आपको थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का स्टेप है बस उसको समझना पड़ेगा। ये चैप्टर पूरा आसान है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि धातुक्रम होता क्या है, मेटलर्जी होता क्या है। तो देखिए, अयस्क से और से धातु का निकालना और उसका फिर प्यूरिफाई करके एकदम साफ करके पूरा एकदम प्योर कर देना, शुद्ध कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी या धातु क्रम। अब हमने एक वर्ड बोला अयस्क, तो अयस्क क्या होता है? तो अयस्क या और वैसे खनिज पदार्थ को कहा जाता है जिससे हम कोई भी धातु आसानी से और सफलतापूर्वक निकाल सकते, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं हो, ऐसा नहीं कि खर्चा ज्यादा लगे और जो हम निकालें वो कम। तो अगर वो सफलतापूर्वक आसानी से निकल रहा है और लाभदायक है हमको, तब उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स। फिर इसमें एक वर्ड आ गया खनिज। तो खनिज क्या होता है? तो खनिज वैसे पदार्थ हैं जो धरती के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग को खोद के माइनिंग करके निकालते हैं, उसी को खनिज बोला जाता है। तो आपको तीनों वर्ड क्लियर हो गया होगा, यहाँ डिफिनेशन भी लिख दिया है कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातुक्रम। हम उसके जो ओर हैं उससे उसको धातु को निकालें और उसको प्यूरिफाई कर दें, शुद्ध कर दें, उसे क्या बोल रहे हैं, मेटलर्जी या धातुक्रम बोल रहे हैं। अयस्क क्या है? वो खनिज जिससे धातु सफलतापूर्वक और आसानी से प्राप्त हो, उसे अयस्क कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि जितना चीज धातु से निकल रहा है सब मिनरल है, लेकिन और उसमें कुछ ही लोग हैं। कौन से लोग और होंगे? या अयस्क होंगे, सॉरी हिंदी में खनिज, कुछ जितना भी चीज धरती से निकल रहा है जिसमें मेटल उटल है, वो सब क्या है, खनिज है। लेकिन उस खनिज में से और ये अयस्क कौन है, आपको ये समझना है। तो आपको इसे समझना होगा कि मान लीजिए कि हम 10 खनिज निकालें, उसमें से एक ऐसा खनिज है जिसको हम 20 रुपया खर्चा किए लेकिन हमको जो सामान मिला वो 40 रुपए का है, तो वो क्या हो गया, अयस्क हो गया। लेकिन दूसरा जो खनिज है, मान लीजिए कि उसको खर्चा किए हैं हम उस पर 150-200 रुपये और उससे जो सामान निकला वो 100 रुपये का है, तो वो हमारा अयस्क नहीं होगा, वो और नहीं होगा। ठीक। अब देखिए, ये तो हमने समझा कि मेटलर्जी धातुक्रम क्या होता है। अब हम समझते हैं उसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो आपको देखिए 4 स्टेप पढ़ना है और ये 4 स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो इसलिए कि आपको कोई सा भी मेटल आएगा, कोई सा भी धातु आएगा, तो इसी चारों प्रक्रिया से वो निकल के बाहर आएगा। पहले उसकी सफाई होगी, फिर उसमें कंसंट्रेशन होगा, उसमें थोड़ा सा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होगी। उसके बाद उसमें फिर थोड़ा सा और हम प्रोसेस करेंगे, स्मेल्टिंग वगैरह करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। मतलब ये सारा जो प्रोसेस है निकालने से लेके एकदम शुद्ध मार्केट में आने तक, वो सब इस यही 4 स्टेप से आपको होना है, सारे धातुओं। तो इस 4 स्टेप को हम ध्यान रखेंगे और फिर इसको एक एक करके पढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे, आराम से किसी भी धातु के एक्सट्रैक्शन या धातु क्रम को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, एक्स का सांद्रण। यानी ये क्या है, आप जो एक्स निकाल लिया, अब मान लीजिए कि हम खनिज था, खनिज से निकाल लिया, हाँ भाई ये सब जो और है, ये जो खनिज है वो बहुत अच्छे से हमको आसानी से प्रॉफिट देता है, तो उसको हम लेके आए सामने। अब उसको क्या करना है, धूल मिट्टी जो भी लगा हुआ है उसको पहले क्या करना है, साफ करना, अलग करना है। अगर उसमें कुछ वैसा चीज भी मिला हुआ है जिसको जरूरत नहीं है, उसको भी अलग करना है। तो वो सबसे जो पहला स्टेप है उसको साफ सफाई करने का, वो किसमें जाता है, पहले में आ जाता है एक्स का सांद्रण। दूसरा है सांद्रित एक्स। अब जो हम उसको साफ कर लिए हैं, उसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। अब हमको क्या करना है, किसी तरीके से उसको ऑक्साइड में परिवर्तन कर देना है। तो 2 तरीका होता है। एक तो पहला कि आप उसको हवा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको ऑक्साइड में बदल दें, ठीक, जैसे कॉपर वगैरह है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें पहले से ऑक्सीजन की मात्रा है, तो उसको सिर्फ क्या किया जाता है, या तो कम ऑक्सीजन की मात्रा या फिर बिल्कुल ही नहीं, उसमें उसको गर्म किया जाता है। तो किसमें परिवर्तन हो जाते हैं, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। पहले साफ सफाई किए, जो साफ सफाई किए थे उसको अब हम ऑक्साइड में बदल रहे हैं। तीसरा जो हमारा स्टेप है, धातु के ऑक्साइड से धातुओं का निष्कर्षण। अब क्या किया, धातु के जो ऑक्साइड को हम बना लिए थे, अब हमको उससे निकाल लेना है धातु। अब उसको बाकी चीजों को हम अलग करते जा रहे हैं। अब उसे हम धातु निकाल लिए। अभी भी क्या हो सकता है कि उसके अंदर के कंपोजिशन में जो उसकी बनावट है उसमें कुछ कुछ गंदगियां हो, तो अब हम उसको सबसे कहाँ करते हैं, लास्ट स्टेप में हम उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देते हैं। अगर हमको कॉपर चाहिए तो हम सिर्फ कॉपर होना चाहिए, अगर हमको चांदी चाहिए तो सिर्फ चांदी होना चाहिए, अगर हमको सिर्फ सोना चाहिए तो सिर्फ सोना होना चाहिए, इसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इस लास्ट स्टेप आते आते तक हम उसको पूरा एकदम प्योर हमको आसानी से
मिल जाता है। तो आप इस चारों स्टेप को लिख लें, ध्यान में रखें, और हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही करेंगे एक्स का सांद्रण, और उससे पहले हम इसमें जो कुछ टर्म यूज होते हैं जैसे गैंग है, फ्लक्स है, कैंसलेशन है, रोस्टिंग है, वो सब सारी चीजें को हम अभी डील करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे इसके सबसे फर्स्ट स्टेप। अब धातु क्रम में यूज होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, शब्दावली जो है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आपको कहीं कहीं बीच बीच में मिलता रहेगा, तो इसलिए इसको हम पहले ही समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो शब्द है हमारा गैंग। गैंग क्या है? अनावश्यक अशुद्धियां। जैसे आप और निकाले हैं, अयस्क निकाले हैं, उसमें जो अनावश्यक है, जो काम का नहीं है, धूल मिट्टी कण जो भी है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गैंग बोल रहे हैं। दूसरा जो हमारा है फ्लक्स, या फिर इसको बोलते हैं गलाग। गलाग क्या है? गलाग देखिए शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। गलाग मतलब क्या करिए? अगलनीय सब्सटेंस, जो गलने वाला नहीं है, उसको उसके साथ जुड़ के ये क्या बन दे? गलनीय पदार्थ बना दे, ताकि वो गल जाए हीट करने पे और बाहर निकल जाए। इस चीज को क्या बोलते हैं? गलाग या फिर फ्लक्स। धातुमल क्या है? अब देखिए, अब हम ओर को पूरा साफ उफ कर दिए हैं। अब उसके बाद जब हम उसको धातु निकाल रहे हैं और बचा हुआ जो चीज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग बोल दे रहे हैं, या फिर धातुमल बोल दे रहे हैं। अब धातुमल के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे आपके SI2 हैं, उसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। ये जो आयरन के जो आपके अयस्क होंगे, लोहा के जो अयस्क होगा, उसमें ये वाला स्लैग पाया जाता है। उसमें क्या होता है? आयरन को हम अलग कर लेते हैं, तो ये बाकी चीजें क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। जो अलग हो गई है, जैसे SiO2 है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? धातुमल या स्लैग बोल रहे हैं। उसके बाद है निष्पातन। निष्पातन क्या है? हमने आपको दूसरा तरीका, दो चार स्टेप पढ़ाया था, उसमें सेकेंड स्टेप जो था कि धातु को उसके ऑक्साइड में बदलना। तो धातु को ऑक्साइड में बदलने का दो ही तरीका है, या तो आप निष्पातन कर दीजिए, या फिर उसको भूनना कर दीजिए, भून दीजिए। तो निष्पातन में क्या होता है कि हवा के अनुपस्थिति में, या फिर थोड़ा बहुत हवा में, या फिर अनुपस्थिति, कंप्लीट अब्सेंस में, उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने में क्या होता है? वो उसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निष्पातन। और भर्जन या फिर भुनना क्या है? जब हम किसी ओर को, मेनली सल्फाइड ओर को ही ऐसे किया जाता है, जब हम किसी अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? भुनना बोलते हैं, या भर्जन बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में रोस्टिंग बोला जाता है। मेनली किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड के लिए यूज होता है। उसके बाद है प्रगलन। प्रगलन क्या है? अब देखिए, धातु को ऑक्साइड में तो हम बना लिए हैं, ऑक्साइड से जब हम उसको धातु में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रगलन। ऑक्साइड, हम सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा कि ऑक्साइड बना लिया धातु का। ऑक्साइड से जब हमको मेटल निकालना है, धातु निकालना है, तो उसी के लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो क्या है? प्रगलन या फिर स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि धातु को गर्म किया जाता है, किसके साथ? कोक के साथ। कोक यानी कि कोयला के साथ। कोयला के साथ जो गर्म किया जाता है, तो ऑक्साइड से अपना रूप परिवर्तित करके वो किसमें आ जाती है? धातु में आ जाती है। अब इसके बाद जो बचा हुआ है, वो लास्ट स्टेप, वो क्या है? शोधन। इसमें हम पूरा प्यूरिफाई करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत भी जो गंदगी अंदर है वो भी निकालते हैं। तो तीन स्टेप का जो आपका जो टर्मिनोलॉजी था वो यूज हो गया। जैसे ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, गैंग, गलांग, धातुमल, ये सब आपका पहला स्टेप जब हम उसको साफ सफाई कर रहे हैं, तब ये तीनों टर्म यूज होता है। निष्पातन और जो भर्जन है, ये किसमें यूज होता है? जो आपका जो सेकेंड स्टेप है, जिसमें हम ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया बोल रहे थे, उसमें यूज होता है। उसमें प्रगलन जो है, स्मेल्टिंग है, वो तीसरे स्टेप जो था कि हम ऑक्साइड से धातु कैसे बनाएंगे, उसमें तो यूज होता है। अब चौथा स्टेप में उसका कोई टर्मिनोलॉजी नहीं था, तो मैंने नहीं बताया। तो आपके तीन स्टेप जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो आपको आ गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम निष्पादन किसको बोलते हैं, धातुमल किसको बोलते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। हम लोग देखिए ये चीज समझ चुके हैं कि कितने प्रोसेस हमको धातु क्रम में लगेंगे। तो हमने बताया कि 4 प्रोसेस लगेंगे। सबसे पहला उसको साफ सफाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसको ऑक्साइड में बना रहे हैं। ऑक्साइड के बाद हम उसको धातु जो है उसका वो निकाल ले रहे हैं, और धातु निकालने के बाद उसमें जो बचा हुआ अशुद्धियां है उसको साफ करने। बस यही 4 स्टेप हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। और 4 स्टेप आपको ध्यान रहेगा ना, तो आप उसको किसी को भी, मान लीजिए बोलिए कि जिंक कैसे साफ करते हैं, चाहे लोहा कैसे साफ करते हैं, लोहा का धातु क्रम क्या होगा, तो आप चारों स्टेप को ध्यान में रखेंगे तो आपको सारा एकदम 1-2 पेज का आंसर लिख सकते हैं आसानी से। तो एग्जाम में को ध्यान में रखते हुए भी हम बार बार बोल रहे हैं, ताकि वो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे। सबसे पहला क्या है? साफ सफाई करना है उसका, तो हम जो धूल कण मिट्टी जो भी उसको अलग कर देना। उसका क्या करना? ऑक्साइड में बदलना है। ऑक्साइड में बदलने की 2 विधि हैं। उसके बाद फिर उसका
ऑक्साइड से धातु में निकाल लेना है, और धातु निकालने के बाद जो बचे हुए अशुद्धियां उसको साफ कर देना है। तो देखिए उसी में जो सबसे पहला प्रोसेस है साफ सफाई वाला, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसी में से कुछ तरीके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे जो पहला तरीका दिया गया है हाथ से चुनकर, अगर मान लीजिए कि आप निकाले हैं एक्स और उसमें कुछ बड़े बड़े कण हैं, उसको आराम से आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, ये तरीका हो गया। अब अलग अलग तरह के जो अशुद्धियां हैं, किसी कोई अंदर में बैठा है तो उसको तो हम चुन कर नहीं निकाल सकते हैं, तो उसी के लिए अलग अलग विधियां हैं। आपका जो सेकेंड विधि है वो है गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या है कि उसके द्वारा हम लोग को धरती में जो अट्रैक्शन है, किसी भी चीज को खींचने की जो क्षमता है धरती में, उसी काम को फायदा उठा के अलग करना है उसके अशुद्धियां को। तो हम लोग इसमें करते क्या है, एक इस तरह का एकदम बेल्ट टाइप का या फिर कोई टेबल मान लीजिए किस तरह का हम बना दिए हैं, और उस टेबल में क्या किया हम ओट लगा दिए, बीच बीच में उसमें लगा दिए ठोकर टाइप का। ठीक, अब देखिए फायदा क्या है, इसको क्या कर रहे हैं हम किसी मशीन से या फिर हाथ से ही क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट करवा रहे हैं। कंपन करने से क्या होगा, इसके जो हल्के ओर है वो हल्का हल्का आगे बढ़ेगा। अब देखिए हम इसको जो ओर दे रहे हैं वो सीधे ओर नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सूखा ओर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, अयस्क और जल मिला दिए, दोनों मिक्स कर दें, बड़े मिक्स करने के बाद यहाँ से धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अब देखिए ये जो मेथड है, विधि है, वो उसी के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे अयस्क के कण उसमें क्या उपस्थित अशुद्धि से भारी हो, यानी जो आपका अयस्क है ओरिजिनल वाला, अशुद्धि नहीं, जो ओरिजिनल वाला अयस्क है उसके कण जो है वो भारी हो। अब भारी होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं चलेगा। इस पर ये फिजिक्स का नियम है कि जो भारी है वो थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे चलेगा। अब हम इसको पानी के साथ जब मिश्रित कर रहे हैं तो भारी है तो कभी यहाँ फंस जा रहा है, कभी यहाँ फंस जा रहा है, कभी यहाँ फंस रहा है। और पानी क्या है कि पानी की धार भारी है, उसमें जो हल्की चीजें हैं वो बह बह के आगे जा रहा है, हल्की चीज जो है वो बह बह के आगे जा रहा है, और हल्का कौन है यहाँ पे, अशुद्धि जो है वो हल्का है। तो अशुद्धि हल्का है तो धीरे धीरे करके क्या आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और लास्ट में क्या होगा, नीचे हम उसको अलग कर लेंगे। और यहाँ पे जो बीच बीच में रह गया वो क्या रह गया, आपका अयस्क रह गया। अब उसको आप निकाल लीजिए और उसका अगला प्रोसेस जो है ऑक्साइड बनाने वाला वो कर लीजिए। तो ये दूसरा तरीका वो हमारा गुरुत्व पृथक्करण विधि। तीसरा जो हमारा है फेन प्लवन विधि। देखिए इसमें क्वेश्चन दो तरीके का आ सकते हैं। एक तो आपको ये बोल दे कि आप अयस्क के सांद्रण विधि लिखिए, अगर ये बोल दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान, 5 नंबर में भी आता तब भी आसान। कैसे आसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विधि हैं और सब विधि के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा भी लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसको 2 नंबर में दे देगा, या फिर 5 नंबर में क्या करता है, कई कोई बदमाशी किसी पे ही दे देगा कि फेन प्लवन विधि को लिखें 5 नंबर में। अब इसको सिर्फ 5 नंबर में लिखना होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इतना बड़ा लिखना ताकि 5 नंबर मिल जाए। तो देखिए हम आपको चीजें क्या कर रहे हैं ना, फिगर के थ्रू बता रहे हैं। फिगर के थ्रू बताने से ये होता है कि अगर आपके दिमाग में फिगर है तो उस पर आप बना बना के लिख सकते हैं। तो फिगर को ध्यान में रखें, रटने के बजाय क्या कीजिए, आप उसको फिगर को ध्यान में रखिए, फिगर में जितनी चीजें हैं उसको लिख लीजिए, आप आसानी से आपका 20 लाइन 30 लाइन लिखा जाएगा। अब हमको देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर में हम ये दिखाए हुए हैं कि क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पानी लिए, पानी में हम क्या किए, एक्स को छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी तो पहले दे दिए, अब एक्स भी दे दिए, अब बचा क्या, तेल। तेल दे रहे हैं, क्यों तेल दे रहे हैं, ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो है अशुद्धि वो क्या है, भारी है, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे अशुद्धि हल्का था, यहाँ पे हम वैसे लोगों को ले रहे हैं जो जिसका अशुद्धि क्या होता है, भारी होता है। अब भारी हो रहा है, अब तेल और जल की मदद से उसमें जो भारी अशुद्धियां हैं वो क्या हुआ, जल के साथ घुल गया, और घुल के वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक, और इस प्रोसेस में क्या है, हम वायु भी दे रहे हैं। वायु इसलिए दे रहे हैं ताकि अच्छे से इसका जो फेन है वो झाग उत्पन्न हो। ये जो वायु है, हमारा तेल है, जल है, ये सब क्या कर रहा है, उसको अशुद्धि को घुलने में मदद कर रहा है। घुल के आराम से क्या हुआ, वो भारी था तो नीचे बैठ गया। अब इसके जो अयस्क के कण है, यानी जो हमारा और काम वाला चीज है, वो हल्का था, तो हल्का था तो क्या झाग के साथ धीरे धीरे ऊपर आएगा, और झाग के साथ जैसे ऊपर आएगा उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद उसको फिर सुखा देते हैं, सुखाने के बाद फिर से हम उसका वही ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसका धातु निकालते हैं, वो सब प्रोसेस बाद में है। तो अभी इसका जो सफाई करना था सिर्फ हम वही किए कि तेल मिला लिए, जल एक्स सबको मिला दिए, और उसको वायु हम बाहर से दे रहे हैं, फूंक के या जैसे भी वायु देना हो हम दे रहे हैं, ताकि ये क्या हो, झाग बन जाए। झाग बनने के बाद जो उसके एक्स कण है वो ऊपर आ जाएंगे, जो अशुद्धि है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसी बातों को जब आप लिखेंगे ना लैंग्वेज में, भाषा में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, फिगर देख के टीचर समझ जाएगा हाँ ये सही लिखा है बच्चा।
देखिए अयस्क के कण फेन के साथ क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, वो चीज हो गया। फेन समाप्त करने के लिए अगर मान लीजिए कि अब फेन हमको ज्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी एसिड अम्ल का उपयोग करते हैं। और ये किन किन धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है, तांबा, लेड एवं जस्ता के सल्फाइड, जो मेनली सल्फाइड और है। हम आपको धीरे धीरे जब लास्ट तक पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सल्फाइड और कार्बोनेट और क्या क्या है नहीं है। तो बाद में जब हम इसको क्लियर कर देंगे कि हाँ ये क्या है, तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सल्फाइड। सल्फाइड वाला देखिए दो में आया है, इससे पहले भी एक आया था जब हम निष्पादन पढ़ा रहे थे कैल्सिनेशन, तो वहां पे भी सल्फाइड वाला ही बात थी कि सल्फाइड वाले ही जो एक्स होंगे वो निष्पादन देते हैं। उसी तरीके से सॉरी निष्पादन नहीं, भुनना रोस्टिंग वाला जो प्रोसेस था, वर्जन वर्जन, उसमें क्या था, सल्फाइड वाले और थे, और निष्पादन में तो अलग था। तो यहाँ पे भी सल्फाइड आया है। सल्फाइड जो आया है वो किसके लिए है, फेन प्लवन विधि के लिए। तो इतनी बातें अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा पूरी नंबर मिल जाए। अब देखिए उसी के अगला प्रोसेस है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये क्या होता है, अब सेम उस सब में हम क्या कर रहे हैं कि उसके अशुद्धि को अलग करने का काम कर रहे हैं। हमारा हेडिंग वही है, अयस्क के सांद्र उसको साफ सफाई करना है। तो सफाई करने के तरीके अलग अलग थे, पहले चुनना था, फिर उसके बाद पृथक्करण था, फेन प्लवन विधि था। अब उसी में से चौथा विधि जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, वो कैसे हम काम करते हैं। इसमें भी अगर आपको बोला जाएगा 2 नंबर में चाहे 4 नंबर में आता है, आराम से इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। इसी को अभी हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं आपको, वो आप सुनिए आराम से, आप उसको लिख पाइएगा। यहाँ पे क्या देखिए, ये जो हमारा है व्हील लगा हुआ है। आप बेल्ट देखे होंगे, बहुत लोग थ्रेसरिंग जब देखे होंगे तो वहां पे भी वो चीज देखे होंगे कि एक बेल्ट लगा हुआ रहता है, वो चलते रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो वही बेल्ट लगा हुआ है। ये बेल्ट क्या है, चल रहा है, इस चक्के की मदद से चल रहा है। इसमें मान लीजिए कहीं पे मशीन से जोड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या किए, हम नॉर्मल चक्का लगाए हैं और यहाँ पे क्या लगाए हैं, चुंबक वाला चक्का लगाए हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम जो अयस्क था उसको पहले बढ़िया से चूड़ लिए हैं। चूड़ने के बाद क्या किए हैं, इसमें डाल दिए। ठीक, भुजा बना कर डाल दिए इसमें, और डाले हैं तो इसमें क्या दोनों चीज आएगा हमारा। चूर्ण बनाया है तो उसमें अयस्क भी होगा और उसके जो अशुद्धियां हैं वो भी होगा। अब हम इसको बेल्ट की मदद से घुमा रहे हैं। अब जैसे ही यहां पहुंचा तो जो इसमें चुंबकीय पदार्थ है वो क्या होगा, चिपक के हल्का सा नीचे गिरेगा, जो अचुंबकीय पदार्थ है वो दूर जाकर गिरेगा। तो देखिए इस विधि के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है कि इसमें एक ना एक अशुद्धि या फिर अयस्क, दोनों में से कोई एक चीज क्या होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ से आकर्षित होने वाला चाहिए। लोहीय पदार्थ कह सकते हैं या फिर वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित हो जाए, दोनों में से कोई एक हो, ये हो चाहे ये हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए हम अभी माने कि अशुद्धि जो है वही क्या है, चुंबकीय पदार्थ। क्या हुआ, चुंबक से वो हल्का सा की वजह से आकर्षित हुआ, आकर्षित होने की वजह इधर नीचे गिर रहा है, और जो अचुंबकीय पदार्थ वो कहाँ है, बाहर जा रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारा अशुद्धि था और एक्स दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये यूज किसके लिए किया जाता है, ये यूज हम तो पहले ही बता दें किसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें कोई एक पदार्थ क्या हो, चुंबकीय से आकर्षित होने वाला पदार्थ हो। टीन के एक्स में क्या होता है, उल्फ्राम। उल्फ्राम क्या होता है, ऐसा अशुद्धि है जो कि चुंबक के द्वारा खिंचा जाता है तो इधर बैठ जाता है, और आपका जो टीन वाला अशुद्धि है वो आगे चला जाता है। अब देखिए सबका कंडीशन हो गया। इसका कंडीशन तो ये हो गया कि एक पदार्थ चुंबकीय होना चाहिए। इसका कंडीशन ये हो गया कि अयस्क भारी होना चाहिए अशुद्धि से, वैसा वाला ही उससे यूज करें। इसका कंडीशन क्या हो गया कि अयस्क हल्का होना चाहिए अशुद्धि से। इसका कंडीशन क्या हो गया, जिसमें बड़े बड़े कंकर पत्थर रहेंगे। अब इसी के बाद एक दो प्रोसेस और है, निछालन जिसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं, और एक लिक्विडेशन प्रोसेस है। तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, आप इसको 5 नंबर के लिए भी तैयार कर लीजिए, और एक एक चीज अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो उसके लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से आप इसका रिपीट करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो आपको काम करना है, अगर एग्जाम के व्यू से काम करना है तो वही करना है कि आपको फिगर पे ध्यान देना है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग एक्स को साफ करने की विधि पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे विधि हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे गुरुत्व पृथक्करण, उसके अलावा फेन प्लवन, चूर्ण का अलग करना, और उसी में से एक दो विधि और बचा हुआ है, वो है आपका निछालन। निछालन क्या होता है, इसको लिचिंग बोलते हैं। ये खास करके चांदी और जो सोना होता है उसके अयस्कों को साफ सफाई करने के काम आता है। क्योंकि हर ओर जो होता है, हर अयस्क जो होता है वो अपना अलग अलग नेचर रखता है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको सबको एक ही मेथड से साफ कर दें, उसके लिए अलग अलग मेथड की जरूरत पड़ती है। तो निछालन जो है वो देखिए कब यूज होता है, जब अयस्क और उसमें विद्यमान द्रव्यों का रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो।
मतलब अगर उसमें मान लीजिए कि चांदी है, चांदी के साथ जो उसके में इम्प्योरिटी है, गंदगी है, उसका रासायनिक गुण अलग है, वो किसी और के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये किसी और के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई एक्स है तब हम जाके इस विधि का यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बॉक्साइड में, बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम का ये एक्स है। एल्युमिनियम में एक्स में गंदगी क्या रहता है, Fe2O3, लोहा वाला जो ऑक्साइड है वो, और सिलिकॉन का ऑक्साइड रहता है। अब इस दोनों को हमको अलग करना है। तो देखिए होता क्या है, जब हम इसमें कुछ मिलाते हैं, इसको चूर्ण करके, इसको पूरा बढ़िया से मिक्स करके, जब हम इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तब क्या होता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ और सिलिकॉन, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड ही हो गया बॉक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करता है और सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब इसके साथ रिएक्शन नहीं किया है तो ये क्या है, ये नहीं घुलाएगा और ये दोनों घुल जाएगा। अब घुलेगा तो हम इसको फिर छान करके अलग कर लेंगे। तो इसको हम डिटेल से जब हम पढ़ेंगे आगे, धातु क्रम पढ़ेंगे सिल्वर का या फिर गोल्ड का, तब हम उसको और अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे। तो अब देखिए बात करते हैं हम, जो सबसे लास्ट विधि है हमारा, गलनिक पृथक्करण विधि। इसमें क्या होता है, अब देखिए गलनिक है तो मतलब गलांक वाला, कुछ गलेगा, मेल्टिंग पॉइंट वाला। अब इस विधि में जब अयस्क को द्रवणांक उसके उपस्थित अपद्रव्यों के द्रवणांक से कम, यानी जो इम्प्योरिटी है, गंदगी है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने वाला जो है, वो कम हो, किससे, जो उसमें धातु अयस्क प्रेजेंट है उससे। तो होगा क्या, देखिए अब देखिए हम इसको गर्म कर रहे हैं, जैसे अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये अयस्क है, इसमें जो अधातु इम्प्योरिटी है, अपद्रव्य है, वो क्या होगा, गलना स्टार्ट करेगा, पिघलना स्टार्ट करेगा, पिघलेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे जाएगा, इसको कहीं पे आराम से छाट ले रहे हैं। और ये क्या है, इसका द्रव्यनांक ज्यादा है तो ये जल्दी पिघलेगा नहीं, तो ये क्या है, ऐसे कैसे ही रह जाएगा, इसमें जो गंदगी है वो पिघल पिघल के नीचे आएगा। तो इस तरह से हम उसको आसानी से साफ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने धातु क्रम के स्टार्टिंग में ही बताया था कि धातु क्रम में हम लोग को बस यही 4 चीज पढ़ना है। पहले किसी एक्स को कैसे हम साफ सफाई करेंगे, उसके बाद एक्स को कैसे हम उसके ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलने के बाद कैसे हम उससे धातु निकालेंगे, और धातु जब निकल गया तो थोड़ा बहुत गंदगी है उसको कैसे हम साफ करें, यही 4 चीज पढ़ना है। और ये जब हम 4 चीज पढ़ लेंगे तो किसी भी चीज का धातु क्रम, किसी भी धातु का जो धातु क्रम है, सोडियम का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे जिंक का हो, जस्ता का हो, वो सब हम आसानी से पढ़ सकते हैं। सब में वही है। अब मान लीजिए जिंक का क्या है, ऑक्साइड मिला तो ऑक्साइड की तरह ट्रीट करेंगे, जिंक का हमको सल्फाइड मिला तो सल्फाइड की तरह ट्रीट करेंगे। तो वो हम चीजें देख लेंगे, पहले हमको यही 4 चीज पढ़ना है। तो हम साफ सफाई वाला सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं। साफ सफाई में बहुत सारा चीज था कि गला के हम उसको अलग कर दे रहे थे, या फिर गुड़ के द्वारा अलग कर रहे थे, फैन के द्वारा सफाई कर रहे थे, चून के अलग कर रहे थे। तो हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस था। अब हमारे पास क्या है कि सफाई उफाई हो गया है, अब इसको ऑक्साइड में बदलने की क्रिया। तो ऑक्साइड में जो बदलने की क्रिया है वो 2 तरीके से होता है। एक तो पहला तरीका है निस्तापन और दूसरा तरीका है भर्जन या फिर भूनना। तो देखिए ये दोनों जो तरीके हैं, बस इसी दोनों तरीके से हम सारे जो धातु के हैं वो हम किसको बदल देंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे। तो इसका जो देखिए डिफिनीशन है ये हम पहले आपको करवा चुके हैं, दोनों का डिफिनीशन जो है परिभाषा करवा चुके हैं। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि दोनों में अंतर लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका जो परिभाषा बताया गया है वो लिखिएगा, और दूसरा उसमें कौन सा और के लिए होता है, देखिए ये यूज होता है कार्बोनेट और ऑक्साइड एक्स के लिए, यूज होता है सल्फाइड एक्स के लिए। ठीक, तो ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए हम बता देंगे। तो इसके डिफिनीशन में पहले भी बता चुके हैं कि निस्तापन में क्या है, यूज होता है कार्बोनेट और ऑक्साइड के लिए। तो इसमें बिना हवा के, मतलब हवा के अनुपस्थिति या फिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तब हम इसको बोलते हैं निस्तापन, और जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बोलते हैं भर्जन। अब देखिए याद कैसे रखेंगे कि ये सल्फाइड के लिए होगा और ये ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए होगा। तो इसको बहुत आसान है। देखिए कार्बोनेट है तो इसके पास ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 3, थोड़ा सा निकाल देंगे तब भी हमारे पास ऑक्सीजन बच जाएगा, तो हम वही काम करते भी हैं। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, सिर्फ इसको अगर हम निकाल दें तो ऑक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, सिर्फ इसको निकाल दें ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसीलिए कार्बोनेट और ऑक्साइड में क्या होता है, निस्तापन होता है। और भर्जना में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो अगर हमको ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या करना, देना पड़ेगा। तो इसीलिए सल्फाइड में क्या होता है, भर्जनन होता है। भर्जनन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके होता है ये आप लिख भी सकते हैं कि O2 के उपस्थिति में, O2 के
उपस्थिति में, ये इंपॉर्टेंट एक लाइन हो गया। तो अब आपको याद हो गया कि भर्जनम किसके लिए होगा, सल्फाइड के लिए, और ये किसके लिए होगा, तो ऑक्साइड एवं कार्बोनेट के लिए। तो पहला लाइन तो ये हो गया कि ये किसके, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो कैसे और के लिए होगा, ऑक्साइड और कार्बोनेट। ऑक्साइड कार्बोनेट के लिए क्यों होगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, बस थोड़ा सा हमको निकाल के कम कर देना। सल्फाइड में क्यों होगा, क्योंकि ये आप करने का आपको तरीका हम बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब देखिए होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जिससे ये ऑक्साइड है, इसमें पानी है, अब इस पानी को हम निकाल दे तो ऑक्साइड में बन जाएगा, जो हमको वही काम करना ही था, इस सांद्रित धातु को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था। तो हम गर्म किए, गर्म करने के साथ इसमें जो भी जल वाष्प वाला या वाष्पशील वस्तु है वो बाहर निकल जाएगा। तो पानी क्या था, जल वाष्प बन के बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखिए सीओ, सी कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट का ओर है, तो कार्बोनेट का ओर को भी हम जब गर्म किए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाया प्लस CO2। CO2 क्या है, वाष्पशील है, और ये गंदगी एक तरह से बैठा हुआ था, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसी प्रकार से जब हम इसके ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड हम X लिए हैं, उसमें जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो है SO2 है, ये क्या है, वाष्पशील अपद्रव है, वाष्पशील इम्प्योरिटी है, वो बाहर निकल के चला जा रहा है, और हमारे पास बच जा रहा है धातु का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ठीक। और ये देखिए एक आपका खास है मरकरी। मरकरी का जो सिल्वर होता है, सल्फाइड होता है, मर्क्यूरेट सल्फाइड बोलते हैं, उसको जब गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बहुत खास धातु है कि सीधे ये किसमें बन जाता है, धातु में आ जाता है। यहाँ देखिए ऑक्साइड नहीं बना है, इसलिए धातु बन गया। अब इसका काम सिर्फ क्या है, इसको सीधे जाकर हमको प्योर करना है। तो ये एक बहुत खास आपका धातु है मरकरी, जो कि गर्म करने पे सीधे ये धातु का रूप ले लेता है। अब इसको सिर्फ आप लास्ट में जो इम्प्योरिटी है एकदम प्योर बनाने वाला, उसको सिर्फ अलग कर दिए, बन गया। लेकिन बाकी के साथ क्या है, बाकी का जो ऑक्साइड है उसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे, इसमें धातु में करेंगे। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम इसको सब ऑक्साइड में क्यों बदल रहे हैं, मतलब इसी से हम धातु क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दिक्कत क्या है कि इस सब से धातु प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जब आप ऑक्साइड बना लिए हैं किसी भी धातु का, तब आप उससे धातु निकालना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले उसके ऑक्साइड बनाते हैं, उसके बाद उससे धातु निकालते हैं। चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस पड़ जाएगा। और हमको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो धातु निकाल रहे हैं वो हमको सस्ता पड़े। ऐसा नहीं कि हम 10 रुपए का चीज बना रहे हैं और हमको 50 रुपए खर्चा लगता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो आपको इसीलिए ये पहले ऑक्साइड में बदला जाता है, ताकि इससे आसानी से धातु निकाला जा सके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे का फिर अब देखिए, आप हम लोग दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं, एक प्रोसेस तो साफ सफाई वाला, दूसरा प्रोसेस ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाला। अब हम जो तीसरा प्रोसेस पढ़ेंगे, ऑक्साइड से कैसे हम धातु निकालते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और बचेगा। तो 4 ही प्रोसेस आपको पढ़ना है, जिसमें आप 2 प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग तीसरा प्रोसेस पे बढ़ेंगे।